गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। मेंस आंसर राइटिंग की जो हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें हम यूपीएससी और पीसीएस के लिए मेंस के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस जो हम कर रहे थे, उसी में आज हम नेक्स्ट क्लास को करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे हैं मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित, वो आपके सभी यूपीएससी और पीसीएस के जो मेंस का एग्जाम होता है उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मेंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपका प्री का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो भी आपके लिए मेंस की जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है वो प्री से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मेंस की तैयारी नहीं करेंगे आपका प्री क्लियर होने वाला भी नहीं है। और वैसे भी आपके पास प्री के बाद इतना टाइम नहीं होता कि आप मेंस की तैयारी कर पाएँ, तो पहले इसकी तैयारी आपको अच्छे से करके रखनी चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो मेंस का हमारा क्वेश्चन है देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि जिन तरीकों से सिंधु घाटी सभ्यता की कला और स्थापत्य कला ने यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन पर प्रकाश डाला है उन्हें सूचीबद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। जिन तरीकों ने सिंधु घाटी सभ्यता की कला और स्थापत्य कला ने लोगों के दैनिक जीवन पर प्रकाश डाला है, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनकी जो कला थी, स्थापत्य कला थी, उसने किस प्रकार वहां के दैनिक जीवन पर प्रभाव डाला और इन चीजों का हमें पता कैसे चलता है। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो पहले थोड़ी सी चर्चा हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कर लेते हैं। तो भूमिका में हम क्या लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीनतम एवं उन्नत सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, इसका दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दोनों ही नाम से इसे जाना जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो ज्यादातर स्थल खोजे गए थे वो कहाँ पे थे? सिंधु नदी के आसपास ही इसके जो स्थल हैं वो खोदे गए थे, इसलिए इसका नाम पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन जो सबसे पहले जिस स्थान की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? हड़प्पा की, और इसी के नाम पर इसका नाम पड़ता है हड़प्पा सभ्यता। ये जो सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीनतम एवं उन्नत सभ्यताओं में से एक है। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन, भाषा और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ रहस्य बना हुआ है, फिर भी इसकी कला एवं स्थापत्य कला अपने लोगों के दैनिक जीवन में निम्न तरीकों से जानकारी प्रदान करती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितने भी हमें स्रोत मिले हैं तो वो कौन से स्रोत हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं, यानी खुदाई में जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है उन्हीं से हम इन जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइम के ना ही तो हमें कोई साहित्य मिले हैं, अगर कहीं पे कुछ लिखा हुआ भी मिला है तो हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस तरह से जो सिंधु घाटी सभ्यता है आर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। जैसे हम प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो वहां से कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। आर्ध ऐतिहासिक काल वो होता है जहां से लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, और उसके बाद का जो काल होता है वैदिक से आगे का काल वो कहलाता है ऐतिहासिक काल। तो ये हो गई थोड़ी जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद में क्या बताना है हमें? फिर भी इसकी कला एवं की जो जानकारी है वो लोगों के दैनिक जीवन में किन तरीकों से प्रभाव डालती है उनको हमें देखना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कला और स्थापत्य कला का यहाँ के लोगों के दैनिक जीवन पर प्रभाव, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि कला और स्थापत्य कला का जो यहाँ के लोग हैं उनके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो सबसे पहले है सामान्य घरेलू उपकरण। तो क्या थी सामान्य घरेलू उपकरण? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कुछ ऐसे सामान्य घरेलू उपकरण जैसे मृद भांड, जो घरों में बर्तन यूज होते हैं, मृद भांड यानी मिट्टी के जो बर्तन पाए गए हैं उनके द्वारा हमें वहां के लोगों की दैनिक जीवन के बारे में, उनकी कला के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है खाद्य भंडारण
प्रणाली। खाद्य भंडारण प्रणाली की हम बात करें तो हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो के अंदर, कहां पे, मोहनजोदड़ो के अंदर जो हमें भंडार मिला है, खाद्य भंडारण प्रणाली, यहाँ की जो कला थी, इनकी स्थापत्य कला थी, वो किस तरह की थी, उसकी जानकारी भी हमें वहां की पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुई है। उसके बाद में आता है आर्थिक जीवन, यानी वहां के जो लोग थे उनके द्वारा जो उद्योग, इसके दौरान हम देखते हैं कि मन के बनाने के उद्योग थे, बर्तन, उसके अलावा व्यापार जो किया जाता था, इन तरीकों के द्वारा वो अपना आर्थिक जीवन किस तरह से वो हैंडल करते थे, उन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। उनका आर्थिक जीवन कैसा था, तो वो अपना आर्थिक स्थिति कैसे बैलेंस करते थे, उनके उद्योग थे, कौन कौन से उद्योग थे। एक हम देखते हैं कि मृद भांड जो वो बना रहे हैं, दूसरा उनका उद्योग कैसा है, व्यापार भी वो कर रहे हैं, जैसे उद्योगों में मन का उद्योग है, मन के बनाने के कारखाने उनके लगे हुए थे, जैसे चहुंदड़ों से हमें मन के बनाने के कारखाने, लोथल से मन के बनाने के कारखाने कहाँ पे मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान चहुंदड़ों और लोथल से मन के बनाने के कारखाने की साक्ष्य जो है हमें प्राप्त हुए हैं। उसके बाद है स्वच्छता और अभियांत्रिकी कौशल की भावना। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि किस प्रकार की सभ्यता है, नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। और वहां पर जो नगरीय सभ्यता के अंदर जो शहर बने हुए हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो नाले वगैरह बनाए गए हैं, जो घर बनाए गए हैं, तो जिस तरह से घर बने हुए हैं उनके पीछे से नालियां निकाली गई है और वो नालियां बाहर जाके बड़े नालों में मिलती है, यानी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। घर से पानी की निकासी कैसे की जाए और बाद में वो पानी जो है आगे नाली से होते हुए बड़े नाले में कैसे जाता है, यानी पानी इकट्ठा होके वहां पे मच्छर ना फैले, बीमारियां ना फैले, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो है नगरों की स्थापना की गई है, यानी स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा गया है। और इसी चीजों से उनकी कौशल का जो है हमें पता चलता है कि किस तरह से जो है वो कौशल जो है उनके अंदर पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। स्वच्छता और अभियांत्रिकी कौशल की भावना उनके अंदर थी। उसके बाद में हम देखते हैं धार्मिक व्यवस्था जो उनकी है, धार्मिक व्यवस्था में अंतर्दृष्टि, क्या हो जाएगा, धार्मिक व्यवस्था में अंतर्दृष्टि। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान हम देखते हैं कि उनके लोगों की जो धार्मिक आस्था थी, किस प्रकार से हमें पता चलता है इस चीज का, एक तो उनकी मोहरें मिली है जिन पे हम देखते हैं कि पशुपतिनाथ की मूर्ति बनी हुई है। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ऐसे अनेक मूर्तियां मिली है, ऐसे व्यक्ति की मूर्तियां मिली है जिसमें हम देखते हैं कि जो व्यक्ति है उसके बाल गुंथे हुए हैं, जिस तरह से आजकल हम कुछ साधु महात्मा ऐसे देखते हैं जिनके बाल हम देखते हैं कि गुंथे हुए होते हैं, उसी तरह की मूर्तियां जगह जगह से मिली है। और उनसे ये ज्ञात होता है कि वो उस दौरान उस सभ्यता के लोगों का कोई देवता रहा होगा, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो क्या थे, धार्मिक व्यवस्था की अंतर्दृष्टि उनमें पाई गई है। इसके साक्ष्य भी हमें वहां से मिले हैं। दूसरा, मोहरों के ऊपर जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति बनी हुई है उससे भी उनके लोगों की धार्मिक आस्था होने का हमें पता चलता है। उसके बाद उनके वस्त्रों के द्वारा, तो उनके वस्त्रों का हमें पता कैसे चलता है, उनके वस्त्रों का पता हमें जैसे हम पढ़ते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वहां से हमें एक मूर्ति मिली है जिसमें एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो मूर्ति मिली है। जब भी आप सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे उस व्यक्ति की मूर्ति की जो फोटो है आपकी बुक्स में आपने देखी होगी। और जो वो व्यक्ति है दाढ़ी वाला, उसने एक शॉल ओढ़ रखा है। क्या ओढ़ रखा है? शॉल। तो इस चीज का भी हमें वहां से पता चलता है कि किस तरह से वहां से वे लोग वस्त्र पहनते थे और उस टाइम तक किस तरह के वस्त्र पहनते थे और वस्त्रों के जो है उद्योग भी वहां पे थे। उसके बाद है आभूषण, क्योंकि अगर वस्त्र पहन रहे हैं तो वस्त्र बनाने के कारखाने भी तो होंगे ना, ऐसे तो सीधे ही वस्त्र कहीं से नहीं आ गए होंगे। उसके बाद है आभूषण,
आभूषणों का पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि जो भी मूर्तियां वगैरह हमें मिली है वहां पे उन्होंने आभूषण जो है पहन रखे हैं। और इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था चहुंदड़ो और लोथल, दो ऐसे स्थान हैं जहां से हमें मनके बनाने के कारखाने मिले हैं और वो मनके जो है आभूषण बनाने में प्रयोग में लाए जाते थे, जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान चहुंदड़ो और लोथल नामक दो स्थानों से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में है जानवरों की मूर्तियां। जानवरों की जो मूर्तियां सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, यानी हम देखते हैं कि लोथल से, कहां से, लोथल से क्या मिला है, तांबे की कुत्ते की मूर्ति मिली है। किसकी, तांबे की कुत्ते की मूर्ति। ये क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जानवरों की, कई अन्य जानवरों की, जैसे बिल्ली की, भैंस की, इन सब जानवरों की कांसे की मूर्तियां मिली है। किस चीज की, कांसे की मूर्तियां। कहां से मिली है ये सब, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिली है। और तांबे की जो कुत्ते की मूर्ति मिली है ये हमें लोथल से मिली है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनकी कला किस प्रकार थी, किस तरह की कला में वो रुचि रखते थे। यानी उस टाइम के लोग भी क्या कर रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं। जानवरों की मूर्तियां भी बनाई जा रही है, मनुष्यों की मूर्तियां भी बनाई जा रही है। और ये सारी चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान जो है मिल रही है। अभी भी बहुत सारी चीजें मिल रही है, बहुत जगह पे खुदाई भी चल रही है। आभूषण भी हमें प्राप्त हुए हैं और आभूषण बनाने के कारखानों के साक्ष्य भी हमें मिले हैं। वस्त्र बनाने और वस्त्रों के साक्ष्य, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि जो व्यक्ति की मूर्ति मिली है दाढ़ी वाले व्यक्ति की, उसने क्या ओढ़ रखा है, एक शॉल ओढ़ रखा है। और धार्मिक उनकी जो व्यवस्था है उसमें उनकी अंतर्दृष्टि होती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा पहचान पत्र का प्रयोग। इसके साक्ष्य भी हमें सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मिले हैं। पहचान पत्र किस तरह से, उस तरह के कुछ उस टाइम के जो कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं तांबे के जो बने हुए हैं, यानी तांबे के पत्थर बने हुए हैं जिस पर एक तरफ जो है व्यक्ति की मूर्ति है और दूसरी साइड में कुछ लिखा हुआ है। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लिपि थी उसको हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, यानी उस पर क्या लिखा हुआ है ये हमें नहीं पता चला है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो तांबे के पत्थर हमें मिले हैं, इस तरह के बाजूबंद मिले हैं, यानी तांबे के जो बने हुए हैं वो इस प्रकार से बने हुए हैं जैसे उनको बाजू पे बांधा जा सके। और उनको देख के ये पता लगाया जा सकता है कि वो जो है तांबे के जो पत्थर मिले हुए हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में वो प्रयोग लाए जाते हो प्रयोग में। और ऐसे बहुत सारे मिले हैं। पहचान पत्र जिस तरह से बना होता है ना, उसी प्रकार से इसे बना हुआ है, जिसपे एक तरफ क्या बना हुआ है, व्यक्ति की मूर्ति बनी हुई है और दूसरी तरफ कुछ लिखा हुआ है और इस तरह से वो बाजूबंद की तरह बना हुआ है। यानी जब लोग इधर उधर जा रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उस टाइम वो पहचान पत्र के रूप में उसका उपयोग करें, उसको अपनी बाजू पे बांधा जाता है। तो उस टाइम क्या था, पहचान पत्र का प्रयोग भी होता था। और मनोरंजक गतिविधियां, तो इसमें हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मनोरंजन के लिए प्रयोग में आने वाले कुछ ऐसे साक्ष्य, कुछ ऐसी चीजें मिली है। मिट्टी के खिलौने भी वहां से मिले हैं, मनोरंजन के लिए उपयोग में आने के लिए क्या मिले हैं, मिट्टी के खिलौने भी मिले हैं। तो ये सारी चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान मिल रही है। और इसी चीजों से हमें पता चल रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उनकी कला किस प्रकार की थी, उनकी स्थापत्य कला किस प्रकार की थी, लोग किन किन चीजों का प्रयोग करते थे। और इन्हीं चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो लोग हैं वो अपना जीवन कैसे जीते थे, किस तरह के उनके घर बने हुए थे। और किस तरह से हम देखते हैं कि जो उनके घर बने हुए हैं वहां पे उन्होंने स्वच्छता का प्रयोग किया गया है। जैसे जो मेन गेट बना होता है उनका बड़े आकार का, और घर के पीछे की साइड भी एक दरवाजा खुलता है और पीछे की साइड से ही घर से जो पानी निकलने की व्यवस्था है वहां से नालियां बनी हुई है। और वो नालियां जो छोटी नालियां हैं वो बाहर जाके बड़ी नालियों में मिल जाती है, यानी वहां से पानी जो है निकासी उसकी होती है ताकि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो। और पानी इकट्ठा होने से जो बीमारियां फैलती है वो नहीं फैलनी चाहिए। और इन सब चीजों का जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके दौरान इन सभी चीजों का ध्यान में रखा गया है।
इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भी सामान्य घरेलू उपकरण हैं उनको बनाने का काम सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किया जाता था। तो अभी मैंने बताया था, जैसे मृद भांड बनाना, मनके बनाना, खाद्य भंडारण प्रणाली यानी मोहनजोदड़ो में हम देखते हैं कि क्या मिला है, अनानागार। क्या मिला है, अनानागार मिला है। इसके अलावा स्नानागार भी मिला है, और अनानागार यानी जहाँ पे अन्न को इकट्ठा किया जाता था, बहुत बड़ा वो अनानागार बना हुआ है मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा आर्थिक जीवन उनका कैसा था, तो इन सभी चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि उनका आर्थिक जीवन कैसा था। वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। इसके अलावा व्यापार प्रधान होने के साथ साथ किस तरह से वो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं, जैसे अलग अलग उद्योगों की स्थापना कर रहे हैं, कारखाने बनाने का, मनके बनाने के जो कारखाने हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है, स्वच्छता का ध्यान रखा जा रहा है, धार्मिक व्यवस्था में किस प्रकार उनकी जो अंतर्दृष्टि यानी उनका विश्वास जो है धर्म में किस तरह से है। तो इन सभी चीजों के प्रयोग से ही हमें सिंधु घाटी सभ्यता की कला और स्थापत्य कला के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में देखिए, तो आगे हम देख लेते हैं कि भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में सुव्यवस्थित स्थापत्य निर्माण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता भारतीय संस्कृति की लंबी एवं वैविध्यपूर्ण कहानी का आरंभिक बिंदु है। भारतीय वास्तुकला के प्राचीनतम नमूने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि से प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से प्राप्त होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी भारतीय वास्तुकला के जो प्राचीनतम नमूने हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और रोपड़, इन जगहों से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड प्लानिंग के तहत बसाए गए थे, यानी आयताकार खंड में विभाजित नगर थे। कौन से नगर, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो नगर बनाए गए थे इस तरह से वो बनाए गए थे, जैसे ये पूरा नगर बसा हुआ है। उसके अलावा नगर के पास में ही कुछ छोटा सा इस तरह से, यानी कुछ ऐसे घर थे जो नीचे बने हुए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी घर थे तो उन घरों के पास ऊंचाई में बने हुए थे। तो इस तरह के साक्ष्य वहां से आयताकार रूप में ये बने हुए जो उनके पूरे नगर थे वो वहां पे आज भी खुदाई के दौरान मिल रहे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इन सारी चीजों को देखने के बाद कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने देख लिए हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे निष्कर्ष को, यानी इस क्वेश्चन का निष्कर्ष आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, सिंधु सभ्यता की वास्तुकला अत्यंत विकसित थी, जिसमें वर्तमान की नगरीय स्थापत्य कला को भी दिशा प्रदान की है। तो ये देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान की जो नगरीय सभ्यता कला है इसको भी दिशा प्रदान की है किसने, सिंधु घाटी सभ्यता ने। यानी आज जो नगर बसे हुए हैं उससे भी कहीं अच्छे ढंग से नगर बसाए गए थे। कहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान। सिंधु घाटी की सभ्यता की कला और स्थापत्य कला उस समय के लोगों के दैनिक जीवन, उनकी संस्कृति, उनके विश्वासों एवं प्रथाओं के साथ ही प्राकृतिक विश्व के साथ उनके संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो किन किन चीजों के बारे में, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की कला और जो स्थापत्य कला है उन लोगों के दैनिक जीवन के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में। इन साक्ष्यों से हमें किन किन चीजों के बारे में पता चल रहा है, उनके दैनिक जीवन के बारे में, यानी वो अपना दैनिक जीवन किस तरह से जीते थे, इन चीजों के बारे में। उनकी संस्कृति कैसी रही होगी, उनके विश्वास कैसे रहे होंगे, जैसे अभी मैंने बताया उनके धर्म में उनका विश्वास था, तो उसके साक्ष्यों से ही हमें पता चलता है। उसके बाद उनकी प्रथाएं क्या क्या रही होगी, उसके साथ ही प्राकृतिक विश्व के साथ यानी प्रकृति के साथ उनका जो विश्वास था प्रकृति में वो, और दूसरे देशों के साथ उस टाइम व्यापार भी होता था, उस चीजों का साक्ष्य भी हमें मिला है। दोनों ही चीजें, प्राकृतिक विश्व के साथ उनके संबंध, यहाँ पे हम दोनों ही चीजों को देख सकते हैं, प्रकृति के साथ भी उनका संबंध और विश्व के दूसरे देशों के साथ भी उनके जो संबंध थे। जैसे हम देखते हैं कि उस टाइम का जो प्रमुख बंदरगाह था कौन था, लोथल उस टाइम का प्रमुख बंदरगाह था जहां से दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें जानकारी वहां के पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा प्राप्त हो रही है। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों से ही मिली है, वहां से जो साहित्य स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत हमें नहीं मिले हैं। लेकिन अगर कुछ लिखा हुआ मिला है तो आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, और इसीलिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है किस काल से संबंधित है,
आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। तो यहाँ की कला और स्थापत्य कला के बारे में जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था उसको हमने अच्छे से समझ लिया है कि कौन कौन सी चीजें थी जो उनकी कला और जो उनकी स्थापत्य कला थी, उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल थी जो उनको दैनिक जीवन को प्रभावित करती थी। तो इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से आपको डायग्राम बना के बता दिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखते हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें डायग्राम बनाने की, मैप बनाने की, क्योंकि जब आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा और उसके जो मार्क्स हैं वो भी आपको ज्यादा मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद से भी लिखना है। देखिए जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन का आंसर वैसे ही लिखें जैसे मैंने लिखा है। क्वेश्चन जब आप पढ़ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है और उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई है उसी के अनुसार आपको उसका आंसर देना है। क्वेश्चन से बाहर आपको नहीं जाना है। क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसका वैसे के वैसे ही आपको आंसर देना है। जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों का आंसर सेम हो, सभी बच्चों का आंसर सेम नहीं होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन की डिमांड से बाहर नहीं जाना है, तभी आपको क्वेश्चन के जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।